समधिन की बात सुनकर सूर्य कुमार सकते में आ गए। नागिन की तरह फुफकार कर कांता बोली, आप लोग मेरी बेटी को तरह तरह से तंग करते हैं। मैंने बेटी का ब्याह किया है, उसे आपके हाथों बेचा नहीं है। मेरी बेटी अब आपके घर नहीं जाएगी। सूर्य कुमार ने पिछले साल ही अपने बड़े बेटे नकुल की शादी पटना से सटे इस कस्बे के निवासी गोपीचंद की बड़ी बेटी शिल्पा से की थी। लड़की देखने आए तो गोपीचंद और कांता के व्यवहार से इतना प्रभावित हुए थे कि आनन फानन में रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। शिल्पा भी साधारण तौर पर नापसंद करने लायक नहीं थी। साफ रंग, छरहरा शरीर, नए नक्श भी ठीक ही थे। उस समय वह बीए की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। सूर्य कुमार को भी पढ़ी लिखी लड़की की ही तलाश थी, सो शिल्पा हर तरह से उन लोगों को जच गई। नकुल को भी पसंद आई। शादी बिना दान दहेज की बड़ी धूमधाम से हुई। बाजे गाजे और पूरे वैवाहिक कार्यक्रम की वीडियोग्राफी हुई। शिल्पा के ससुराल आने पर सूर्य कुमार ने एक शानदार प्रतिभोज का आयोजन किया था। सूर्य कुमार को इस रिश्ते के लिए सबसे अधिक लड़की की मां के व्यवहार और उन्मुखता ने प्रभावित किया था। कस्बे के माहौल में ऐसी गृहिणियां भी हो सकती हैं, सूर्य कुमार की कल्पना में नहीं था। गोपीचंद दप्पू किस्म के मर्द लगे, पर ऐसा ही होता है। दप्पू किस्म के मर्दों की पत्नियां मुखर होती हैं, लेकिन सूर्य कुमार को कांता से इस तरह से बातचीत या ऐसे तेवर की उम्मीद नहीं थी। पिछले 2 महीने से नाराज होकर आने के बाद शिल्पा मायके में थी। सूर्य कुमार ने सोचा था पटना का अपना काम निपटाने के बाद समधी से मिलकर शिल्पा की विदाई के बारे में बात कर लेंगे। सीधा लौट जाने पर गोपीचंद और कांता को बुरा लगने वाली बात होती, लेकिन समधिन के तीखे स्वर और तीखी बातों ने सूर्य कुमार को बेचैन कर दिया। असहज महसूस करते हुए बोले, क्या कह रही हैं आप समधिन जी? मैं ठीक कह रही हूँ सूर्य कुमार जी, कांता बोली। आपने मेरी बेटी को ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया, ऊपर से कई तरह की पाबंदियां कि यह मत करो, वैसा मत पहनो, ऐसे मत खाओ, उधर मत जाओ। वह क्या जानवर है जो गाय समझकर गौशाला में खूंटे से बांध दी? इस पर हमें ही दोषी ठहराते हैं कि बच्चों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। सूर्य कुमार को अब समझ में आया कि समधिन का गुस्सा उनकी उस बात पर है जो उन्होंने गोपीचंद से जब वह शिल्पा को लाने गए थे कही थी। शादी के बाद ससुराल आई शिल्पा की चाल ढाल और व्यवहार से सूर्य कुमार संतुष्ट नहीं थे। शिल्पा घर के अदब व कायदों को मानने को राजी नहीं थी, वह उसे बंदिश लगते थे। सूर्य कुमार रूढ़िवादी नहीं थे, परंतु अमर्यादित आजादी और खुलापन उन्हें पसंद नहीं था। नकुल की माँ की सोच बहू के बारे में पारंपरिक थी। बहू सुशील और मृदुभाषी हो, घर गृहस्थी का काम जाने, बड़ों का सम्मान करे, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे और अपने व्यवहार से घर में खुशियां बिखेरे। शिल्पा उनकी बहू की उस तस्वीर से बिल्कुल अलग थी। वह देर रात तक टीवी पर सिनेमा व धारावाहिक देखती, देर से सोकर उठती। उठने के बाद उसे बेटी चाहिए थी। रसोई का नाम सुनते ही उसका सिर दर्द करने लगता था। वह सिर्फ नकुल को अपना समझती थी, घर के बाकी किसी सदस्य से उसे कोई मतलब नहीं था। सूर्य कुमार ने शिल्पा को बेटी की तरह मानते हुए हर तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटी, यह घर तुम्हारा है, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, घर की जिम्मेदारियों को समझो। लेकिन शिल्पा में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। सूर्य कुमार को लगा कि उन्होंने कांता की बाहरी चमक से प्रभावित होकर भारी भूल की है, भीतर झांक कर तह तक जाने का प्रयास नहीं किया। फिर भी सूर्य कुमार को विश्वास था कि शिल्पा समय के साथ धीरे धीरे इन बातों और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगी। आखिर बच्ची ही तो थी, उससे इतनी जल्दी प्रौढ़ता की उम्मीद करना भूल होगी। फिर जिस घर में उन्मुखता का वातावरण हो और जहाँ माता पिता ने अपनी संतानों को जिम्मेदारियों का पाठ न पढ़ाया हो, बेटियों को बेटी और बहू का अंतर न समझाया हो, वहाँ ऐसा होना स्वाभाविक है। इसमें दोष शिल्पा का नहीं, उसके माता पिता का है। इसी बीच एक घटना घट गई। शिल्पा के छोटे भाई राजेश ने माँ के डांटने पर अपने कपड़े पर तेल छिड़ककर आग लगा ली थी। सतर्कता के कारण वह बच गया, लेकिन यह भयंकर हादसा हो सकता था। गोपीचंद शिल्पा को लेने आए तो बातों ही बातों में सूर्य कुमार कह बैठे, भाई साहब, आप बुरा मत मानिएगा, आपके घर में बच्चों पर आपका नियंत्रण नहीं है। असल में सूर्य कुमार का इशारा शिल्पा की ओर था, जिसे समझाकर वह हार चुके थे और हर तरह का प्रयत्न करके भी परिवार की धारा में नहीं ला पा रहे थे। यह बात गोपीचंद कांता को कह देंगे और वह इसका इतना बुरा मान जाएंगी, सूर्य कुमार ने सोचा भी नहीं था। लेकिन कांता ने जब तेवर और तेज से इसे दोहराया तो जैसे सूर्य कुमार का आत्मसम्मान जाग उठा। क्षण भर को यही ख्याल जागा कि औरत उन्हें भी गोपीचंद समझती है क्या? गोपीचंद उसकी धौंस सह सकते हैं, उन पर क्यों धौंस जमाएगी यह औरत?
विवाद वहीं उत्पन्न होता है जहां व्यक्ति सीमा रेखा का उल्लंघन करता है। सूर्य कुमार को लगा कांता अपनी पारिवारिक सीमा लांघकर उनकी पारिवारिक व्यवस्था में दखल देने की ज्यादती कर रही है। वह बोल उठे, सचमुच आपके घर में किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है, सभी अपने मन के हैं, बड़ों की इज्जत की किसी को परवाह नहीं है। राजेश ने आग लगा ली, गनीमत थी, सिर्फ थोड़ा सा पैर जला, बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता। सूर्य कुमार ने यह भी समझाने के लिए कहा था, परंतु कांता को यह बात उसकी सत्ता को चुनौती और व्यंग सी लगी। वह तिलमिला उठी। उसी समय गोपीचंद वहां आ गए। सूर्य कुमार ने गोपीचंद से कहा, भाई साहब, मैं पटना किसी काम से आया था तो आप लोगों से मिलने भी चला आया। शिल्पा को आए 2 महीने हो गए हैं, आप कब उसे विदा करेंगे या कब बोलेंगे? कांता तमतमाए सुर में बोली, मैं कह चुकी हूँ कि मेरी बेटी अब उस घर में कभी नहीं जाएगी। आप एक बात भूल रही हैं समधिन जी। सूर्य कुमार कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और समझाते हुए बोले, शिल्पा अब हमारे घर की बहू है, उस पर आपका नहीं हमारा हक बनता है। आप अपने अहम को बेटी के भविष्य से जोड़कर अच्छा नहीं कर रही हैं। ठंडे दिमाग से सोचकर देखिएगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं या नकुल शिल्पा को विदा कराने नहीं आएंगे। आप लोगों की इच्छा होगी तो बेटी भेज दीजिएगा या फिर सारी जिंदगी अपने घर पर ही रखिएगा। कांता ने चीख कर कहा, हाँ, हम उसे सारी जिंदगी रखेंगे, पर आपके घर कभी नहीं भेजेंगे। सूर्य कुमार कांता की बात सुनते भी अनसुनी कर बाहर निकल गए। सूर्य कुमार के जाने के बाद कांता थके हुए योद्धा की तरह धम से सोफे पर बैठ गई। उसे लगा कि सूर्य कुमार नाम के इस मर्द का दर्प आज उसने चूर कर दिया है, पर दूसरे ही पल ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, इस जंग में वह जीत नहीं सकी और इसके लिए गोपीचंद को दोषी मानते हुए वह उन पर बरस पड़ी। सूर्य कुमार इतनी बड़ी बड़ी बातें कह गए और आपको कुछ बोलते नहीं बना। मैं क्या कहता, तुम तो बोल ही रही थी। गोपीचंद ने सफाई दी, आप मर्द हैं या माटी का लौंदा? वह आदमी आपकी पत्नी का अपमान कर गया और आप चुपचाप उसका चेहरा देखते रहे। गोपीचंद ने देखा कि कांता बहुत नाराज है और अपनी आदत के अनुसार जो भी उसके सामने पड़ेगा उस पर झल्लाएगी, इसीलिए वहां से हट जाना ही उचित समझा। गोपीचंद के जाने के बाद कांता ने तेज स्वर में शिल्पा को आवाज दी, शिल्पा आई मम्मी। के साथ ही शिल्पा बगल के कमरे से निकलकर सामने आ गई। कांता ने सीधे शिल्पा की ओर देखा। उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। वह गुस्से में तिलमिलाकर बोली, मैंने तुझे सिंदूर लगाने को मना किया है ना, तू मानती क्यों नहीं? जाकर सिंदूर धो दे। शिल्पा वहां से चली आई। शिल्पा असमंजस में थी, क्या करें क्या ना करें। इस बार सास और पति से झगड़कर गुस्से में आई थी। मम्मी को रो रोकर उसने सारा हाल बताया था और यह भी कहा था कि वह उस घर में नहीं जाना चाहती। मम्मी ने भी कहा था वह उस घर में नहीं जाएगी और उन्होंने सिंदूर लगाने को मना किया था। शिल्पा ने तब मम्मी के कहने पर सिंदूर पोंछ दिया था, पर बालों में कंघा करते वक्त अनायास ही उसके हाथ सिंदूर की डिबिया और मान तक पहुंच जाते हैं। शिल्पा अभी उहापोह में ही थी कि उसे अपनी छोटी बहन गुड्डी की आवाज सुनाई पड़ी। क्या चिंता कर रही हो पर दीदी? मम्मी ने कहा है मांग का सिंदूर धो दो तो धो डालो, तुम ही तो यही जाती हो। गुड्डी शिल्पा की तरह उन्मुक्त और लापरवाह नहीं बल्कि गंभीर प्रवृत्ति की थी। 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पापा से बहुत कम ही बातें करती थी। हाँ, छोटे भाइयों से बहुत स्नेह रखती थी। शिल्पा ने कहा, मैं तय नहीं कर पा रही हूँ गुड्डी कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। क्यों? गुड्डी ने करीब आकर कहा, तुम्हारा तो उस घर में दम घुटता है। उस घर के सभी लोग तुम पर अत्याचार करते हैं, तुम पर तरह तरह की बंदिशें लगाते हैं। वह घर है या जेल खाना? बचपन से मम्मी से आजादी का पाठ पढ़ा है तुमने, फिर तुम उस जेल खाने में कैसे रह सकती हो? जेल खाना तो सचमुच ही है, परंतु क्या दीदी? गुड्डी ने शिल्पा की बात को बीच में काटते हुए कहा, यही मौका है, बंधन तोड़कर बाहर निकल आओ और आजाद पंछी की तरह घूमो। इस सिंदूर में क्या रखा है? शादी तो एक धोखा है, पवित्र धोखा, आत्मा के बंधन के नाम पर धोखा। असल में यह औरतों को मर्द का गुलाम बनाने का फंदा है ना दीदी? तुम ठीक कह रही हो गुड्डी। शिल्पा को लगा गुड्डी उसका समर्थन कर रही है, पर अगले ही पल गुड्डी का जवाब सुनकर वह चकरा गई। मेरी बात मानोगी दीदी? तुम अभी ही ससुराल वापस चली जाओ, वहीं तुम्हारा घर है। हम बेटियों के लिए माँ बाप का घर शादी के पहले तक ही होता है, शादी के बाद ससुराल ही हमारा अपना घर होता है। तुम अपने आसपास देखो, कहीं दिखाई पड़ता है ऐसा कि शादी के बाद बेटी पिता के घर पर रही है? शिल्पा को कुछ उत्तर देते न बना। सच तो यह है दीदी कि मम्मी तुम्हारे कष्टों के लिए यह रिश्ता नहीं तोड़ रही हैं, अपने अहम की तुष्टि के लिए तोड़ रही हैं। उन्हें आपके ससुर का कहना बुरा लगा है। मम्मी को तो तुम जानती ही हो और मैं भी। जरा सोचो दीदी, रिश्ता टूटने से उनका क्या बिगड़ेगा?
लड़के वाले हैं, जीजा जी की दूसरी शादी हो जाएगी, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें शादी के बंधन में नहीं बंधना हो तो अलग बात है, वरना परियक्ता का दाव तो लग ही जाएगा। पर नकुल जीजा जी या उनके घर वाले जालिम हैं? ऐसा तो नहीं लगता, और मैं भी तो तुम्हारे ससुराल हो आई हूँ। मुझे उनकी पाबंदियों वाली बातें बर्दाश्त नहीं होती। शिल्पा ने अपना पक्ष रखने की नीयत से कहा, ठीक है, तुम्हें उनकी नसीहत, उनकी सीख अच्छी नहीं लगती, और इसी को तुमने अत्याचार का नाम देकर बार बार मम्मी से शिकायत की है। लेकिन जब मम्मी डांटती हैं तो कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम कहना क्या चाहती हो गुड्डी? मुझे ससुराल लौट जाना चाहिए? हाँ दीदी, इसी में हम सबकी भलाई है, गुड्डी ने कहा। इससे तुम्हारी इज्जत और जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, दोनों परिवारों की इज्जत रह जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। वह कैसे? शिल्पा ने विस्मय से पूछा। जिस परिवार की बेटी साधारण समस्याओं के लिए पति और ससुराल छोड़कर पिता के घर में बैठी हो, उस परिवार में कौन रिश्ता जोड़ने आएगा? गुड्डी ने कहा। लेकिन मम्मी की चिंता मत करो दीदी, तुम अपना भविष्य देखो। मम्मी भी तो किसी घर की बेटी हैं, वह क्यों नहीं रही अपने मायके में, जो तुम्हारी ससुराल छुड़ाना चाहती हैं? शिल्पा ने आश्चर्य से गुड्डी को देखा कि इतनी छोटी सी लड़की, इतनी समझदारी, इतना ज्ञान कहाँ से आया उसके पास। एक बात मैं तुम्हें और बताती हूँ दीदी, लड़का हो या लड़की, उम्र के साथ जिम्मेदारियां भी बदल जाती हैं, और उसी के साथ विचार भी। आज मम्मी जीन्स पहने तो अच्छा लगेगा, बोलो ना, अच्छा लगेगा? शिल्पा ने तात्पर्य से समझाते हुए भी कहा। नहीं, ठीक उसी तरह बहू के लिबास में मर्यादा की मांग की जाए तो बुरा क्यों लगना चाहिए? तुम तो सलवार कमीज ही पहनती रही हो, मुझे जीन्स पसंद है, परंतु शादी के बाद बहू की मर्यादा वाला लिबास ही पहनूंगी। गुड्डी और भी कुछ कहती, पर शिल्पा अपने भीतर चल रहे मंथन में डूब गई। अगली सुबह शिल्पा मम्मी के सामने आई तो कांता ने अवाक होकर उसे देखा। वह ससुराल की साड़ी पहने और श्रृंगार किए हुए थी, मांग में सिंदूर दमक रहा था। कांता चीख उठी, यह क्या किया तूने? मैंने तुझे सिंदूर धोने को कहा था। पति के जीवित रहते सिंदूर नहीं धो सकती, शिल्पा ने साहस करके कहा। कौन पति? कैसा पति? मर गया तेरा पति? मम्मी ऐसा मत कहिए, मैं ससुराल जाने के लिए आपसे अनुमति लेने आई हूँ। क्या ससुराल जाएगी? दिमाग फिर गया है तेरा? दिमाग तो पहले फिरा हुआ था मम्मी। बगल के कमरे से निकलकर गुड्डी सामने आ गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि दीदी अपने घर जा रही हैं। इसके साथ ही महीनों से चला आ रहा दोनों परिवारों के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा। तू चुप रह, बड़ी समझदार हो गई है, मेरी कोख से जन्मी मुझी को सबक सिखा रही है। कांता गर्जी। तुम चाहे जितना बिगड़ लो मम्मी, दीदी अब यहाँ नहीं रहेंगी, अपनी ससुराल जाएंगी, आज और अभी। देखती हूँ कौन ले जाता है इसे। कांता चीखी। पापा लेकर जाएंगे, और यदि पापा नहीं ले गए तो मैं दीदी को छोड़ कर आऊंगी। कांता अपना गुस्सा नहीं रोक सकी, उठकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया गुड्डी के गाल पर। फिर उसकी गर्दन पकड़कर झकझोरने लगी। नालायक, मुझे जवाब देती है। शिल्पा गुड्डी को छुटाकर कांता के सामने सीधी खड़ी हो गई। शिल्पा की आंखों में आज तेज था। कांता की आंखों में देखते हुए बोली, बस कीजिए मम्मी, हद हो गई। मैं बच्ची नहीं, बालिक हूँ। अपने बारे में सोचने समझने और फैसला लेने का मुझे पूरा हक है। मैंने ससुराल वापस जाने का फैसला कर लिया है और जाऊंगी ही, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कांता गस खाकर धम से सोफे पर बैठ गई। कल सूर्य कुमार के साथ बहस की जंग में जीतती थी या हारी थी, ठीक ठीक नहीं मालूम, पर आज अपनी सत्ता और अहंकार के युद्ध में पूरी तरह परास्त हो गई थी वह। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।